सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थी, आप क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 8th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसका एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उसे देखिए, फिर आप इस पार्ट को देखिए, ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका गठबंधन का युग। इस पूरे पार्ट में आज गठबंधन के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा होगी। ओके, आज आपका गठबंधन के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखो, गठबंधन की राजनीति, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आ जाता है। ऐसी राजनीति जिसमें चुनाव से पूर्व अथवा चुनाव के बाद विभिन्न दलों में सरकार के गठन या किसी अन्य मामले को लेकर आपसी सहमति बन जाए और एक साझा कार्यक्रम के अनुसार राजनीति करें, तो उसे गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। ये तो हो गई आपकी परिभाषा। ठीक है, अब आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए ये क्या होता है। ठीक है, देखो, दो या दो से अधिक पार्टी, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्टी अगर आपस में मिलकर अपनी सूझबूझ से, अपनी सहमति से, और वो एक साझा कार्यक्रम के साथ, ठीक है, राजनीति करें एक साथ, ठीक है, वो आपस में मिल जाएं और वो मिलजुल करके अपनी आपसी सहमति से वो राजनीति करें, पॉलिटिक्स करें, तो वो गठबंधन की राजनीति कहलाता है। ठीक है, अभी वर्तमान का आप एग्जाम्पल देखिए, जो हमारा इंडी अलायंस है, ठीक है, वो सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन वो एक अलायंस है ना, और वो मिलजुल करके पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। ओके, तो वो क्या हो गया, गठबंधन की राजनीति हो गया वो। ठीक है, और ये जो गठबंधन होता है ना, ये चुनाव से पहले भी बन सकता है और चुनाव के बाद भी बन सकता है। चुनाव के बाद कब बनता है, जब किसी को भाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, तो बन जाता है। लेकिन चुनाव से पहले भी बन सकता है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद ही बाद बनेगा जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, चुनाव से पहले भी बन जाता है ये। ठीक है, दो या दो से अधिक पार्टी जब एक साथ मिलजुल करके राजनीति करते हैं, तो उसे गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई बात राजनीति की। अब गठबंधन सरकार देख लो। ठीक है, गठबंधन सरकार क्या होती है, जब दो या दो से अधिक दल मिलकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत गठबंधन करते हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है, सरकार का वो संचालन करते हैं जब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिल करके एक साझा कार्यक्रम मिलजुल करके, ठीक है, काम करते हैं, सरकार का संचालन करते हैं, सरकार का गठन करते हैं, तो फिर उसे कहा जाता है गठबंधन की सरकार। ठीक है, अगर वो एक साथ मिल करके पॉलिटिक्स करे, राजनीति करे, तो वो हो गई गठबंधन की राजनीति। और फिर वो सरकार बना ले, तो वो हो गई गठबंधन की सरकार। ठीक है, इसका भी वर्तमान एग्जाम्पल है, अभी हमारे देश में वर्तमान में एनडीए की सरकार है, एनडीए गठबंधन की। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है उन उस गठबंधन के तहत, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी एनडीए की सरकार है। ओके, इंडी अलायंस भी था, ठीक है, वो भी चुनाव में खड़ा हुआ था, लेकिन इंडी अलायंस जीत नहीं पाया था। जीता कौन सा, एनडीए गठबंधन जीता। और बीजेपी को प्राप्त हुई थी 240 सीटें, सबसे अधिक सीटें पूरे देश में बीजेपी को ही प्राप्त हुई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है केंद्र में प्रारंभ। ठीक है, गठबंधन की राजनीति का केंद्र में, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर कब इसकी स्टार्टिंग हुई गठबंधन की। ठीक है, गठबंधन की राजनीति की, देखो, पहली बार देश में गठबंधन सरकार 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, पिछले पार्ट में भी मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया था, राष्ट्रीय मोर्चा नाम का एक गठबंधन था। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे मेन दल, मेन दल था इसमें जनता दल। ठीक है, सबसे मेन। ओके, मुख्य दल था इसमें जनता दल। ओके, और कुछ इसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी थी। ठीक है, कुछ इसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी थी, और बाहर से, ठीक है, इनडायरेक्टली सपोर्ट भी था इस गठबंधन को, दो पार्टी का, एक तो वाम मोर्चा का और एक बीजेपी का। ठीक है, ये दो पार्टी इसको बाहरी रूप से सपोर्ट कर रही थी इनडायरेक्टली। बाकी इसमें मेन दल कौन सा था, जनता दल, और इसमें क्षेत्रीय दल भी शामिल थे।
और इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय मोर्चा। 1989 में भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। ठीक है, पीएम कौन बने थे? पीएम बने थे वीपी सिंह। ठीक है, 1990 तक ही ये सरकार टिक पाई थी, उसके बाद ये सरकार गिर गई थी। फिर दोबारा से चुनाव हुए थे और फिर दोबारा कौन बने? चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर भी जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाए। ये भी सरकार, इनकी भी सरकार गिर गई और फिर उसके बाद 1991 में दोबारा से चुनाव होते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर जनता का विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, जिसके कारण 1991 में वापस से मध्य अवधि चुनाव हुए। मध्य अवधि चुनाव क्या होते हैं मैंने आपको कई बार बता दिया। ठीक है, जो समय से पूर्व, लोकसभा का समय पूरा होने से ही पहले जो चुनाव हो जाते हैं वो कहलाता है मध्यावधि चुनाव। ठीक है, 5 साल की लोकसभा होती है, 5 साल से पहले जो चुनाव हो गए वो मध्यावधि चुनाव कहलाएंगे। 1991 में दोबारा से चुनाव हुए और फिर कौन जीती? फिर दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आ गई और पीएम कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने थे देश के। ठीक है, बनते तो राजीव गांधी, लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने थे। ठीक है, एक तो हो गया आपका गठबंधन का एग्जाम्पल ये। ठीक है, पहली बार यहीं से ही देश में गठबंधन की सरकार आई थी 1989 से ही। ठीक है, गठबंधन की राजनीति के साथ ही बहुदलीय शासन प्रणाली का भी महत्व बढ़ा। ठीक है, जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई ना, इससे हमारे देश में बहुदलीय शासन प्रणाली का भी इम्पोर्टेंस बढ़ा। क्योंकि देखो 1989 से पहले कांग्रेस ही सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली दल था और कांग्रेस की ही बार-बार सरकार आती थी जीत करके। तो उसको टक्कर देने वाला ना कोई दल उस समय था नहीं। ठीक है, कांग्रेस को टक्कर कोई नहीं दे पाता था। फिर 1989 के बाद से जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, उसके बाद से कांग्रेस का दबदबा काफी कम हुआ। कांग्रेस का प्रभाव देश में काफी कम हुआ। ठीक है, क्योंकि योग्य नेता उसमें नहीं आ पाए। ठीक है, तो गठबंधन की राजनीति से ना बहुदलीय शासन प्रणाली का स्टार्ट हो गया, इम्पोर्टेंस बढ़ गया, जनता के पास ऑप्शंस आ गए, कांग्रेस के अलावा भी ऑप्शंस आ गए जनता के पास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका गठबंधन सरकार के अन्य उदाहरण। ठीक है, देखो 1989 में भारत में सर्वप्रथम गठबंधन की सरकार बनी थी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। अभी पिछली ही स्लाइड में मैंने आपको बताया। 1989 से अब तक भारत में लगभग 9 बार गठबंधन की सरकारें बन चुकी है और वर्तमान में भी भारत में गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन की। ठीक है, और गठबंधन सरकार के कुछ उदाहरण ये देख लो। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा की। ओके, 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। ओके, फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार आई। ओके, 1996 में, और 1998 से लेकर के 1999 तक राजग। ठीक है, फुल फॉर्म क्या थी इसकी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए। ठीक है, एनडीए वही जिसकी अभी वर्तमान में सरकार है। ओके, इसके तहत पीएम बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, एनडीए में सबसे मेन पार्टी, सबसे प्रमुख पार्टी है बीजेपी। ठीक है, बीजेपी ही इसमें सबसे बड़ा दल है। ओके, इसके अलावा बाकी सारे क्षेत्रीय दल वगैरह इसके अंदर हैं। ओके, फिर चौथा एग्जाम्पल आ जाता है 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार। ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, हिंदी में इसकी शॉर्ट फॉर्म है संप्रग और इंग्लिश में है यूपीए। ठीक है, 2004 से 2014 तक इसकी सरकार रही थी हमारे देश में, यूपीए की, और इसके तहत पीएम बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इस वाले गठबंधन में है यूपीए में मेन पार्टी कांग्रेस। ठीक है, देखो जो एनडीए है, एनडीए में मेन पार्टी कौन सी है? बीजेपी। ठीक है, और यूपीए में कौन सी है मेन पार्टी? कांग्रेस। ठीक है, और जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस में भी कौन सी है मेन पार्टी? कांग्रेस ही है उसमें भी। ठीक है, इसके तहत पीएम बने थे मनमोहन सिंह। 10 सालों तक इस गठबंधन की सरकार हमारे देश में रही थी। ठीक है, पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैंने अभी आपको बता ही दिया। ओके, देखो पांचवा पॉइंट इसमें आपका आ जाता है गठबंधन की राजनीति प्रारंभ होने के कारण क्या थे। ठीक है, क्यों गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई हमारे देश में?
तो सबसे पहला तो आपका आ जाता है कारण कांग्रेस के प्रभाव में कमी। ठीक है, 1989 के बाद, ठीक है, जब राजीव गांधी खत्म हो गए, राजीव गांधी की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद कांग्रेस का प्रभाव बहुत ही कम हो गया। ठीक है, योग्य नेता उसमें नहीं आ पाए। ठीक है, अभी वर्तमान में भी कौन है मेन नेता, मुख्य नेता है इसमें राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। ओके, नरेंद्र मोदी के सामने वो बहुत ही कम परिपक्व है। ठीक है, उनका वो सामना नहीं कर पाते। ठीक है, उनके सामने वो नहीं टिक पाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस का प्रभाव बहुत ही कम हो चुका है हमारे देश में। ठीक है, पहले कांग्रेस एक प्रभुत्वशाली दल था। जब इसमें नेहरू थे, जब इसमें इंदिरा गांधी थी, जब इसमें राजीव गांधी थे, जब बड़ा प्रभावशाली दल ये था। कोई टक्कर भी नहीं दे पाता था दल इसको। ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे इसका समय के साथ प्रभाव हो गया कम, जब इसमें योग्य नेता नहीं रहे। ठीक है? दूसरा कारण आपका आ जाता है क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। ठीक है, जो क्षेत्रीय दल हैं हमारे देश में, धीरे-धीरे इनका प्रभाव बढ़ा। ओके, इन्होंने अपने क्षेत्र में सरकारें बनाई। ठीक है? और इन्होंने अपनी जनता की, अपने क्षेत्र की जनता की प्रॉब्लम्स को सुना, और इन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। ठीक है? जिस तरह से धीरे-धीरे करके इनका प्रभाव बढ़ा, और फिर इसीलिए ही इनके प्रभाव बढ़ जाने से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। ठीक है? और दल बदल के कारण, ठीक है? दल बदल, ओके, दल बदल के कारण भी देश में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। क्योंकि जब देखो कोई पैसे के लालच में या फिर पद के लालच में जब पार्टी वो छोड़कर चला जाता था कोई नेता, तो फिर वो सरकार गिर जाती थी, और फिर किसी और से गठबंधन करना पड़ता था। तो इसीलिए गठबंधन की राजनीति दल बदल के कारण भी शुरू हुई। ठीक है, हमारे देश में गठबंधन की राजनीति शुरू होने के ये 3 कारण हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आ जाता है भारत में गठबंधन सरकार के पक्ष और विपक्ष में तर्क। ठीक है, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में गठबंधन की सरकार के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, देखो, पहले आ जाता है सकारात्मक। पहला, क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व, अर्थात क्षेत्रीय दलों को भी राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम हिस्सा मिला। ठीक है, देखो जो क्षेत्रीय दल थे, पहले इनको इतना प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, फिर जब ये क्षेत्रीय दल किसी राष्ट्रीय दल के साथ जब इन्होंने गठबंधन किया, इनका महत्व बढ़ा, इनको अहम हिस्सा मिला। जब मान लो कोई क्षेत्रीय दल किसी बड़े दल के साथ गठबंधन कर लेता है, फिर जब उसकी सरकार बन जाती है उस गठबंधन की, तो फिर उस क्षेत्रीय दल के नेता को कुछ पद दे दिया जाता है कैबिनेट में। कृषि मंत्री बना देते हैं, वित्त मंत्री बना देते हैं, या कोई अन्य मंत्री उसको बना देते हैं। फिर क्षेत्रीय दल को इसी प्रकार से प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है, उनको भी अहम रोल मिला नेशनल पॉलिटिक्स में। ओके, दूसरा लाभ गठबंधन सरकार का व्यापक सहभागिता बढ़ी। ठीक है, जब देखो एक दल की सरकार होती है, उससे क्या होता है, सहभागिता कम होती है। क्योंकि जब कोई फैसला लेना होता है, तो वो अपना अपने आप फैसला ले लेते हैं, किसी से विचार विमर्श तो वो नहीं करते, क्योंकि उन्हीं की सरकार होती है, तो वो जो दिल चाहता है वो करते हैं। ठीक है, लेकिन जब गठबंधन की सरकार आती है, तो उसमें तो कई सारे दल होते हैं, तो कोई भी फैसला करना होता है, तो वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा विचार-विमर्श करके सबकी सलाह-मशवरा लेके तब वो फैसला किया जाता है। तो इससे सहभागिता बढ़ी, गठबंधन की सरकार आने से। और एक यहाँ पे तीसरा आ जाता है आपका, जनता को विकल्प प्रदान हुए। ठीक है, यहाँ पे विकल्प नहीं आया, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, तो विकल्प जनता को मिले, क्योंकि जब देखो 1989 तक मैंने आपको बताया कि कांग्रेस से बड़ा और कोई दल नहीं था, उसको टक्कर देने वाला और कोई दल नहीं था। तो जनता के पास एक पावरफुल पार्टी के रूप में एक ही विकल्प था, एक ही ऑप्शन था, कांग्रेस, और उसी की सरकार बनती थी जीत करके। लेकिन फिर उसके बाद जब गठबंधन की सरकारें आई, तो जनता के पास ऑप्शंस अवेलेबल हुए। ठीक है? जनता को और कांग्रेस के अलावा भी और ऑप्शन मिले वोट डालने के लिए, और भी पार्टीज जो हैं धीरे-धीरे वो पावरफुल बनी। ठीक है? अब देखो इसके नुकसान, नकारात्मक प्रभाव, विपक्ष का तर्क, या फिर हानि, या फिर नुकसान कह लो। एक बात है, ये 4 बात आपको लिखनी है अगर आपके पेपर में
कुछ भी पूछ लिया जाए तो। ठीक है? तो सबसे पहला नुकसान क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। ठीक है? देखो जब गठबंधन सरकार बनती है, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ इसमें शामिल होती है। ठीक है? तो ये जो सरकार होती है, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। ठीक है? इनमें आपस में मनमुटाव हो जाता है, फिर वो पार्टी किसी और पार्टी में चली जाती है, कोई एक आधी मनमुटाव के कारण, और फिर इससे क्या होता है, सरकार गिर जाती है। फिर क्या आती है, राजनीतिक अस्थिरता इससे बढ़ती है, गठबंधन की सरकार से, ये नुकसान होता है। दूसरा, भ्रष्टाचार फैलता है। ठीक है? भ्रष्टाचार कैसे फैलता है? जब इसमें कई सारी पार्टी होती है, तो वो वही अपने निजी स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं, पैसों के लिए वो काम करते हैं। ठीक है? पैसा वो लेकर गठबंधन करते हैं। ठीक है? पैसों के लालच में आके, अच्छा आप हमें इतना पैसा दे रहे हो, ठीक है गठबंधन कर लेते हैं। तो ऐसे कर के क्या होता है, भ्रष्टाचार फैलता है, करप्शन फैलता है गठबंधन की सरकार से। ठीक है? अवसरवाद बढ़ता है, तीसरा नुकसान। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। ठीक है? अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं इसमें, गठबंधन की सरकार में। ओके, और फैसला लेने में अधिक समय लगता है। ठीक है? चौथा नुकसान है, फैसला लेने में ज़्यादा समय लगता है। कैसे? देखो, मान लो जैसे कि भारत और पाकिस्तान का हो गया युद्ध, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कर दिया हमला। तो अगर मान लो एक ही दल की सरकार है, तो वो जल्दी से फैसला ले लेगी कि अच्छा उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तुम भी बराबर का जवाब दो। पत्थर का जवाब ईंट से दो। आप भी हम हमले का जवाब दो। ठीक है? अगर एक दल की सरकार होगी, और यहीं पे इसकी जगह मान लो 3 पार्टी की सरकार है, 3 पार्टी का गठबंधन है, तो क्या होगा, फैसला लेने में लगेगा टाइम। एक तो कहेगा कि चलो हमला कर दिया तो तुम भी हमला करो, अपनी सेना को बोलेगा कि हाँ, करो, हमला करो आप भी। दूसरा क्या बोलेगा, नहीं, नहीं अभी रुक जाओ, पहले सोच लो, विचार लो, तब जाके फैसला लो क्या करना है। और तीसरा क्या कहेगा, नहीं भई हमला नहीं कर रहे, रहने दो, इससे हमारे देश में कुछ-कुछ नुकसान होंगे। ठीक है? तो क्या हुआ, तीनों की अलग-अलग सलाहें आईं। तो इससे क्या हुआ, फैसला लेने में डिले हुआ। ठीक है? फैसला लेने में टाइम लगा। लेकिन इसी के स्थान पर एक दल की सरकार होगी, तो वो फटाक से फैसला ले लेंगे। ठीक है? तो ये गठबंधन सरकार के ये 4 नुकसान हैं, और ये 3 फ़ायदे हैं। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है 1980 से वर्तमान तक के प्रधानमंत्रियों का क्रम। ओके, 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, और फिर इंदिरा गांधी के बाद बने राजीव गांधी। ठीक है? इनके बड़े बेटे यानी कि। तो ये रहे थे 1984 से 1989 तक। ठीक है? ये यहाँ पे 0 नहीं है, ये यहाँ पे है 4। ठीक है? 1984 से लेकर के 1989 तक। ये सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाले व्यक्ति थे। ठीक है? जो सबसे ही कम उम्र में जो पीएम बन गए थे, वो यही थे। ओके, फिर इनके बाद बने वीपी सिंह। ओके, राष्ट्रीय मोर्चा के तहत जो बने थे। 1989 से लेकर के 1990 तक, 1990 तक। ओके, फिर इनके बाद बने चंद्रशेखर, जो कि 1990 से 91 तक थे। ठीक है? इन्हें इतिहास में युवा तुर्क भी कहा जाता है। ओके, युवा तुर्क। और फिर इनके बाद बने थे पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस के। ठीक है? ये कांग्रेस के ही थे। 1991 से लेकर के 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है? 1996 में पहले पीएम जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। ये ऐसे पहले पीएम थे जिन्होंने यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, हिंदी में भाषण दिया था। ओके, फिर इनके बाद बने थे एच डी देवगौड़ा। ठीक है? ये रहे थे 1996 से लेकर के 1997 तक। ओके, फिर इनके बाद बने इंद्र कुमार गुजराल, जो कि 1997 से लेकर के 1998 तक पीएम रहे थे। ओके, फिर दोबारा से आए अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, जो कि 1999 से लेकर के 2004 तक देश के पीएम रहे थे। ओके, फिर इनके बाद आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से लेकर के 2014 तक ये देश के पीएम रहे थे। ओके, ये आरबीआई में गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है? और जब
पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनकी कैबिनेट में ये वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, जब एलपीजी की नीति अपनाई थी, तो ये वो नीति इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, और फिर 10वें प्रधानमंत्री हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके, ये 2014 से लेकर के वर्तमान तक देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रधानमंत्रियों का क्रम था। तो आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स रह गए हों, तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे तसल्ली से सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और वरदान आईएचएस को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। ओके, वो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, फिर आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।